अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अली हसन बुखारी फ्रॉम सेक्शन डी और आज मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट। तो जो है मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट वो इसको हम टू मीडियम फ्रीक्वेंसीज करंट को हम लोग यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस लो फ्रीक्वेंसी करंट। ठीक है। और ये जो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट होता है इसकी जो रेंज है वो है 1000 से लेके 10,000 हर्ट्ज तक। ठीक है। और थेरेप्यूटिकली इसके काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे कि इसकी जो पेनिट्रेशन है वो ग्रेटर होती है। ठीक है। यानी कि स्किन के डीप तक चला जाता है और जो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है देन लोअर फ्रीक्वेंसी करंट से। ठीक है। और मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट को हम एसोसिएट करते हैं विद लोअर फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस, जिसे कि हम इम्पीडेंस भी कहते हैं। ठीक है। और जो मेन इसका प्रिंसिपल है वो है इंटरफेरेंशियल इफेक्ट से, जो कि टू मीडियम फ्रीक्वेंसीज करंट्स यूज़ की जाती हैं पेशेंट की जो बॉडी के अक्रॉस, पेशेंट का वो पार्ट जिसको ट्रीट करना है उसके अक्रॉस इलेक्ट्रोड्स को प्लेस किया जाता है। ठीक है। उसकी वजह से जो है दरमियान में जिस एरिया को हमने इफेक्ट करना होता है, ये ट्रीट करना होता है, उसके लिए उस पर हम लोग वो फ्रीक्वेंसी को अप्लाई करते हैं, करंट को अप्लाई करते हैं, और उसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है उस एरिया में, ठीक है, वो ओवरलैप आपस में करते हैं। उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। जैसा कि इसमें आपको मैं पिक्चर में दिखाता हूँ। हम एग्जांपल लेते हैं 4000 और 3900 हर्ट्ज़ की जो फ्रीक्वेंसी है उसकी एग्जांपल लेते हैं। इसमें दो चैनल्स इस्तेमाल करते हैं, चैनल 1 और चैनल 2। ठीक है। जो चैनल 1 है उसके भी दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ठीक है। और जो चैनल 2 है उसके भी 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ठीक है। तो जो चैनल 1 है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 4000 हर्ट्ज़ और जो चैनल 2 है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 3900 हर्ट्ज़। ठीक है। तो दोनों की जो फ्रीक्वेंसी को वो दोनों का जो करंट को अप्लाई किया जाता है, उसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी जो ओवरलैप होती है उस एरिया में, जिस एरिया में जनाब मतलब कि हमने ट्रीट करना होता है, उस एरिया को हम लोग, उस एरिया से जो फ्रीक्वेंसी निकलती है उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। और बीट फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमारे पास आती है F1 माइनस F2, यानी कि हम 4000 हर्ट्ज़ जो चैनल 1 है उसमें से 3900 हर्ट्ज़ को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आएगी 100 हर्ट्ज़ की जो फ्रीक्वेंसी आएगी उसे हम कहेंगे बीट फ्रीक्वेंसी। और इसी फ्रीक्वेंसी से जो है हम पेशेंट को जो है ट्रीट करते हैं उस एरिया में, जिस एरिया में उसकी प्रॉब्लम है या कोई उसके इशू आ रहा है। ठीक है। तो ये होगी जी हमारे मेन बीट फ्रीक्वेंसी की वर्किंग। और इसका प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया कि इंटरफेरेंशियल करंट जो है वो इफेक्ट जो है वो अप्लाई किया जाता है टू मीडियम फ्रीक्वेंसीज का टू प्रोड्यूस बीट फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो ठीक है। अच्छा, इसमें जो है इसके प्रिंसिपल में जो वेव इंटरफेरेंसेस आती हैं, ठीक है, वेव इंटरफेरेंसेस में 3 किस्म की वेव्स आती हैं। एक होती है कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव और कंटिन्यूस वेव्स। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टिव वेव्स की। जो होती हैं कंस्ट्रक्टिव वेव्स वो जो 2 साइनसोइडल वेव्स होती हैं, अगर वो एग्जैक्टली इन फेज हों या 1, 2 और 3 वेव्स जो हैं वो आउट ऑफ फेज हों, ठीक है, और इन वेव्स का सप्लीमेंट जो है वो प्रोड्यूस हम करते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से प्रोड्यूस करते हैं, उसका एम्पलीट्यूड वगैरह और सारा वो सेम रहता है। ठीक है। और उसके अलावा दूसरे नंबर पे हम बात करें तो दूसरे नंबर पे आती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो होती है ये 2 वेव्स अगर 2 डिफरेंट वेव्स जो हैं हाफ वेवलेंथ वो मतलब कि प्रोड्यूस करें और वो आपस में एक दूसरे को बोथ वेव्स जो हैं कैंसिल आउट कर दें, यानी इसमें हमारे पास किसी किस्म की जो दोनों वेव्स हैं वो कैंसिल हो जाती हैं और हमारे पास कोई किसी किस्म की वेव नहीं आती। ठीक है। इसे हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव वेव्स, यानी वेव्स जो हैं वो पूरी तरह डिस्ट्रक्टिव होती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ठीक है। और नंबर 3 पे हमारे पास है कंटिन्यूस वेव्स। जो कंटिन्यूस वेव्स हैं इनमें 2 वेव्स जो हैं वो स्लाइटली आउट ऑफ फेज होती हैं, कोलाइड करती हैं और फॉर्म करती हैं सिंगल वेव को, जो कि प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग होती हैं और उनका जो एम्पलीट्यूड है वो कम हो रहा होता है। ठीक है। और दोनों वेव्स आपस में मिल जाती है ना तो वो एक बड़ी और कंटिन्यूस वेव देती हैं। ठीक है। इसे हम कहते हैं कंटिन्यूस वेव। तो इसके अलावा जो है प्रिंसिपल और वर्किंग मैंने आपकी इसको बता दी है। ठीक है। इसके अलावा कुछ टर्म्स हैं जो कि इसमें इंटरफेरेंशियल थेरेपी में जो है वो यूज़ होती हैं। ठीक है। उन टर्म्स में सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पिडेंस की। इम्पिडेंस में हमारे पास जो है वो 3 चीज़ें आती हैं, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस। ठीक है। और इस कलेक्टिवली जो सर्किट है इसको हम कहते हैं इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है। इम्पिडेंस ऑफ अ सर्किट जो है वो एक रेजिस्टेंस की टाइप हम कह सकते हैं। ठीक है। ये टिश्यूज़ में प्रोड्यूस होती है
अगेंस्ट जो है इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन ऑफ लो फ्रीक्वेंसी करंट जो है उसकी, ठीक है। और इम्पिडेंस को हम डिनोट करते हैं जी से, ठीक है। और कैपेसिटेंस को सी से करते हैं, और जो फ्रीक्वेंसी है उसको आपको पता है एफ से करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करेंगे फेजेस की। फेजेस में जो सेम फेज का करंट होता है वो करंट जो है वो ट्रैवल करता है 0 से लेके 180 तक, ठीक है। और जो ऑपोजिट फेज होता है करंट वो आ जाता है 180 से लेके 360 डिग्री तक, ठीक है। और इसके अलावा जो फ्रीक्वेंसी है इसमें वो नहीं चेंज होती। तो जो है वर्किंग इसकी होगी कि F1 और -F2 से इसको निकालते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है हम बात करेंगे मॉड्यूलेशन डेप्थ की, ठीक है। मॉड्यूलेशन डेप्थ होता है वो डेप्थ जो है वो मॉड्यूलेशन एक्चुअली होती है बिटवीन 0 से लेके 100% तक, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेशन द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो है वो करेक्टराइज हम करते हैं डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन से, ठीक है। इसमें हम आगे आ जाती है स्वीप फ्रीक्वेंसी। स्वीप फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है जिसे हम डायरेक्टली जो है फेड करते हैं मशीन में फॉर द बीट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और जो स्वीप फ्रीक्वेंसी है उसे हम पॉसिबल होती है चेंज से बिटवीन प्रीसेट और प्रीसेट 1+ एडिशन फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। और इसे कंटिन्यूसली प्रीफिक्स करते हैं टाइम के साथ, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे पास टर्म आती है इंटरफेरेंशियल थेरेपी में, उस टर्म को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम, ओके। तो स्पेक्ट्रम जो है वो उसमें इंटरफेरेंशियल करंट जो है वो यूज़ करता है प्रिंसिपल ऑफ बर्नैर्ड। उसमें वेरिंग फ्रीक्वेंसी होती है फॉर एकोमोडेशन को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। एकोमोडेशन को प्रिवेंट करेंगे तभी तो हमारे पास जो है वो एरिया जो है ट्रीटमेंट का जो बीट फ्रीक्वेंसी वो आएगा, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम जो है वो डिनोट करता है रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। और जो सारी फ्रीक्वेंसीज होती हैं इसमें जो दोनों चैनल्स की वो ऑटोमेटिकली जो है वो ट्रांसवर्स हो जाती हैं इसमें स्पेक्ट्रम की वजह से, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम का जो बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि ये अडॉप्ट नहीं करता सर्टन फ्रीक्वेंसीज को, और ट्रीटमेंट जो है हमारा वो लॉन्गर पीरियड तक चला जाता है। और इसको हम रैपिडली मतलब कि रिपीटेडली इसको जो हम ये ज़्यादा तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ये इसका जो है बड़ा जो है एडवांटेज है स्पेक्ट्रम का, ठीक है। तो स्वीप फ्रीक्वेंसी का उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी कि जो स्वीप फ्रीक्वेंसी है वो प्रिंसिपल है, उसका जो प्रिंसिपल है वो मशीन जो है ऑटोमेटिकली वेरी कर देती है इफेक्टिव स्टिमुलेशन, ठीक है। तो एकोमोडेशन की जो नर्व्स की जो एकोमोडेशन वगैरह वो प्रिवेंट हो जाती इसकी वजह से हो जाती है। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ तो कि जो एकोमोडेशन जो मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी है वो है हमारे पास 20 हर्ट्ज़, उसको हम सेट किए 20 हर्ट्ज़ तक, ठीक है। और 50 हर्ट्ज़ हम ले लेते हैं स्पेक्ट्रम जो है उसको हम ऐड कर देते हैं। उसकी वजह से क्या होगा कि जो 20 हर्ट्ज़ का जो मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी है वो पास कर सकती है 70 हर्ट्ज़ से, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता दोबारा फिर वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ होकर 20 हर्ट्ज़ पे आ जाएगी। इस तरह जो है 70 हर्ट्ज़ तक जो है वो 20 हर्ट्ज़ की मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी वो इजीली पास कर सकती है थ्रू स्पेक्ट्रम, जो कि स्पेक्ट्रम हमने 50 हर्ट्ज़ जो है वो ऐड किया था, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम लोग ऑटोमेटिकली जो है वो रिपीट भी कर सकते हैं। ये हमारा फ़ायदा है स्वीप फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। स्वीप फ्रीक्वेंसी के बाद जो एडवांटेजेस आ जाते हैं हमारे पास, तो इसके काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं इंटरफेरेंशियल करंट को यूज़ करने के। तो इसमें जो पहला एडवांटेज है वो मैं बताता हूँ कि नर्व की जो है किसी किस्म की भी सेंसरी नर्व की जो इरिटेशन है वो नहीं होती, ठीक है। एम्पलीट्यूड वगैरह वो डिस्टर्ब नहीं होता, ठीक है। और इसके अलावा जो है हम ग्रेटर डेप्थ तक जा सकते हैं, यानी हम डीप टिश्यूज़ की जो है इंजरीज उसको ट्रीट करने के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं मीडियम फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। जैसे कि मसल्स में, टेंडन्स में, नर्व्स में, बर्सा में, पेरियोस्टियम में, ठीक है। पेरियोस्टियम में भी इसको कर सकते हैं। तो गैल्वेनिक करंट की तरह इसका जो है ज़्यादा रिएक्शन नहीं होता स्किन पे और सबक्यूटेनियस जो टिश्यूज़ पे, इसलिए ये बिल्कुल हार्मलेस होती हैं। इंटरफेरेंशियल थेरेपी जो है बिल्कुल हार्मलेस होती है, ठीक है। इसके अलावा जो है मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट, जो मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है इसमें बहुत इजी है। इसका जो सबसे पहले हम स्किन को अच्छी तरह क्लीन कर लेंगे, ठीक है। स्किन को क्लीन कर लेंगे, उसे वॉश कर लें उस एरिया को, जिस एरिया को आपने ट्रीट करना है, जहाँ पे आपने इलेक्ट्रोड्स को प्लेस करना है फॉर द ट्रीटमेंट, ठीक है। उसको साफ़ कर लेंगे अच्छी तरह, उसको वॉश कर लेंगे। उसके अलावा क्रॉसिंग पॉइंट्स जो हैं
वो अलाई करेंगे हमारे जो क्रॉसिंग पॉइंट्स को अच्छी तरह हमने देख लेना है कि किस किस तरफ जो है हमने लगाना है, उसकी प्लेसमेंट वो देख लेनी है अच्छे तरीके से। उसके अलावा हमने स्पेक्ट्रम को सिलेक्ट करना है कि स्पेक्ट्रम हमें जो है वो रेक्टेंगुलर लेना है या ट्रायंगुलर लेना है या ट्रेपेजॉइडल लेना है, जिस किस्म की भी हमें एरिया के मुताबिक हमने स्पेक्ट्रम लेना है, ठीक है। और बेस फ्रीक्वेंसी और अपर फ्रीक्वेंसी को हम सिलेक्ट करेंगे, और जो बेस और अपर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है उसी की वजह से हमारा जो स्पेक्ट्रम है वो आएगा, ठीक है। तो इसमें जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है हमने प्लेसमेंट करके पावर को, उसको मशीन को ऑन करना है और पावर को जेंटली जो है वो इंक्रीज़ करना है, ठीक है। तब तक जब तक कि पेशेंट को वो जो टॉलरेंस लेवल है वहाँ तक इसको इंक्रीज़ करना है, ताकि पेशेंट को जो है करंट फील होना शुरू हो जाए, ठीक है। और जहाँ तक वो ज़्यादा फील कर सकता है वहाँ तक उसको लेके जाना है। उसकी वजह से अच्छा, एक और बात इसमें कि जो करंट है वो चैनल 1 और चैनल 2 दोनों का इंडिपेंडेंटली जो है वो मेजर किया जाता है, ठीक है। और इसमें सुपर इम्पोजिशन जो होती है वो होती है 2 करंट्स की इंटरनली, और इस तरह जो है वो तकरीबन इसको कुछ देर के लिए इसको अप्लाई किया जाता है, और उससे जो है ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है और पेन जो है वो रिमूव हो जाती है और ट्रीटमेंट उसका स्टार्ट हो जाता है। और इसे हम रिपीटेडली यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट, ठीक है। और आफ्टर द ट्रीटमेंट जो है हम उसकी जो इंटेंसिटी को कंट्रोल जो होता है उसको मिनिमम करते हैं, उसको स्विच ऑफ करते हैं और जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसमें जो एप्लीकेशन के मेथड्स हैं वो 3 किस्म के एप्लीकेशन के मेथड्स हैं: स्टैटिक इंटरफेरेंस, डायनामिक इंटरफेरेंस और बाइपोलर इंटरफेरेंस, ठीक है। तो जो स्टैटिक इंटरफेरेंस है उसमें जो एरिया है इसका इंटरफेरेंशियल थेरेपी का, उसको हम लोग स्टेशनरी रखते हैं, बिल्कुल उसको मूव नहीं करते, और एक वो क्लोवर लीफ लाइक अपीयरेंस जो है वो शो नहीं करता है। जो उसका इंटरनल जो करंट को अप्लाई करते हैं उसकी जो स्ट्रीमलाइंस होती हैं वो एक क्लोवर लीफ लाइक जो अपीयरेंस है उसको शो करता है। उसका जो है एंगल जो है वो 45 डिग्री होता है बिटवीन परपेंडिकुलर लाइंस जो होती हैं फ्रॉम ईच जो इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। और इसके बाद आ जाता है डायनामिक इंटरफेरेंस। ये थोड़ा सा उससे मुख्तलिफ है। इसमें क्या होता है जी कि करंट जो अब हमें ऑब्टेन होता है वो होता है 50 से 100% तक उसको वेरी करने के बाद, ठीक है। और इसका भी वही 45 डिग्री वाला ही सिस्टम होता है इंटरफेरेंस का, ठीक है। और जो डायनामिक करंट होता है इसे हम वेक्टर से भी कहते हैं या रोटेटिंग वेक्टर भी कहते हैं, या और इसे वेक्टर स्कैन भी कहते हैं, ठीक है। और जो बायोपोलर इंटरफेरेंस होता है इसमें जो है 2 सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड्स जो हैं 2 सरफेस इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। तो इन सिर्फ 2 सरफेस पे हम इलेक्ट्रोड्स को प्लेस करते हैं, और इसमें जो है वो थेरापी जो है वो इनसाइड जो है लीवर की जाती है 2 इलेक्ट्रोड से। और ये 4 स्मॉलर एरियाज होते हैं, यानी आपका एंकल हो गया या आपकी छोटी जगह, आपके जो पाम पे अगर प्रॉब्लम है, पाम के अंदर टिश्यूज़ में प्रॉब्लम है, तो आप जो है दोनों तरफ उसके प्लेस करेंगे 2 इलेक्ट्रोड्स और उसको ऑन कर देंगे। उसकी वजह से क्या होगा कि इंटरनली जो है आपके टिश्यूज़ जो हैं वो रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ इसके फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हैं। इसमें ये डिपेंड करते हैं मैग्नीट्यूड पे, इसके फ्रीक्वेंसी के रेंज पे, इसकी जो एक्यूरेसी होती है इलेक्ट्रोड की पोजीशनिंग, इलेक्ट्रोड को कैसे पोजीशन किया है हमने बेहतर तरीके से किया है, ठीक है। और टाइप ऑफ मोड यानी कि रिदमिक है या कांस्टेंट है, ठीक है। और इसके जो क्लिनिकल एप्लीकेशंस हैं जो मतलब कि जो हमें हेल्पफुल होती हैं उसमें 4 चीज़ें हैं। एक है जी पेन रिलीफ, यानी कि सबसे मेन पे कि हमारा मकसद क्या होता है कि पेन को जो रिलीफ करना, पेन को कम करना। फिर मसल की स्टिमुलेशन, हमारा मसल जो है पहले वर्क नहीं कर रहा होता, वो स्टिमुलेट करते हैं तो वो दोबारा अपनी जो नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है, दोबारा वर्किंग स्टार्ट कर देता है। इंक्रीज लोकल ब्लड फ्लो जो है उसको इंक्रीज़ कर देता है, और रिडक्शन ऑफ एडिमा, और किसी किस्म का भी कोई एडिमा हुआ हो तो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं रिलीफ ऑफ पेन में। रिलीफ ऑफ पेन कैसे करवाता है? रिलीफ ऑफ पेन में क्या होता है जी, लोकल ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो इंक्रीज़ हो जाती है ड्यू टू लोकल पंपिंग इफेक्ट की वजह से, ठीक है। और मसल जो है वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, और जो शॉर्ट ड्यूरेशन पल्सेस है 100 फ्रीक्वेंसीज तक वो स्टिमुलेट करती हैं लार्ज डायमीटर ऑफ नर्व फाइबर्स को, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी जो है वो 80 से लेके 100 हर्ट्ज तक वो रिदमिक होती हैं, वो इस इफ़ेक्ट के लिए जो है वो यूज़ की जाती हैं, और इसमें एकोमोडेशन को जो है वो रिड्यूस किया जाता है, ठीक है। और इसमें जो है नर्व ट्रांसमिशन जो है
उसको भी मतलब कि इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। और मोटर स्टिमुलेशन होती है। मोटर स्टिमुलेशन की वजह से क्या होता है कि जो हम अपने नॉर्मल काम है, नॉर्मल रूटीन में वो दोबारा हमारे आ जाते हैं, ठीक है। जो हम पहले काम नहीं कर सकते वो दोबारा हम करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और मोटर स्टिमुलेशन वो हो जाती है हमारी। और जो मसल्स हैं वो भी मतलब कि पूरी तरह जो है इसको ऑब्जॉर्व करते हैं, और उसकी वजह से जो करंट है वो हमारे पास बीट फ्रीक्वेंसी करंट जो है वो आ जाता है, ठीक है। इसमें कुछ इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन है। कॉन्ट्राइंडिकेशन वो हैं जिनके इन पेशेंट्स में हम लोग जो है ये अप्लाई नहीं कर सकते मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट। उनमें जो है सबसे पहले हमारे पास आ जाती हैं जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं वो, और थ्रोम्बोसिस किसी पेशेंट में हो, या किसी पेशेंट में हाई ब्लड प्रेशर हो, हाइपरटेंशन हो, ठीक है, एडवांस कार्डियक डिजीज़ हो, या कार्डियक पेसमेकर जो है हार्ट में कोई पेसमेकर वगैरह वो उन पेशेंट में हम नहीं देते। उसके अलावा कोई टीबी का मरीज़ हो, कोई किसी पेशेंट को फीवर ज़्यादा हो, या आइज़ का कोई प्रॉब्लम हो, आइज़ और स्किन का कोई डिसऑर्डर हो, ठीक है, या कोई भी किसी किस्म का भी कोई भी इन्फेक्शन हो, तो उसको जो है उसमें हम ये मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और इसमें कई जो है वो प्रिकॉशंस भी होती हैं। प्रिकॉशंस में ये है कि 6 मीटर्स तक जो है वो अब एक हम जो है इसको प्लेस करते हैं जो SWD मशीन होती है, ठीक है, IFT में। और एपिलेप्टिक पेशेंट्स में भी अप्लाई नहीं करते ये, ठीक है। और इसको हम जो है इंटीरियर चेस्ट वॉल पे अप्लाई करते हैं। अगर इसको ऊपर करना हो, नीचे नहीं करते, ऊपर ओवर इंटीरियर चेस्ट वॉल इसको प्लेस करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है इलेक्ट्रोड्स जो हैं हमारे पास 3 किस्म के आते हैं। एक प्लेट इलेक्ट्रोड आता है। जो प्लेट इलेक्ट्रोड होता है वो रबर का होता है, और वो डीप टिश्यूज़ के जो उनको इफेक्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर वैक्यूम आता है, वैक्यूम वाला जो इलेक्ट्रोड होता है वो। और वैक्यूम के अलावा जो तीसरा हमारे पास आता है वो होता है पेन